कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। दृष्टि ने देखा, सामने उसका बिजनेस पार्टनर विक्रम खड़ा था, जो वीर पर लगातार घूंसे चढ़े जा रहा था। विक्रम का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था और आंखें अंगारे बरस रही थी। वीर उससे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विक्रम उसे मौका ही नहीं दे रहा था। वो लगातार उस पर घुसे और लात बरसाए जा रहा था। वीर के शरीर पर कई जगह चोटें लग चुकी थी और उनमें से खून निकल रहा था। उसके होंठ भी किनारों से फट चुके थे। ये सब देखते हुए दृष्टि ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। आज आज उसे या उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो वो जीते जी ही मर जाती। सिर्फ ये बच्चे ही तो उम्मीद थी अब उसके जीने की और नील के ठीक होने की। अगर उसे या इन बच्चों को कुछ हो जाता तो वो नील को क्या जवाब देती। ये सोच सोच कर ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। विक्रम अभी भी वीर को मारे जा रहा था। वीर उससे पीट पीट कर अधमरा हो चुका था और लगभग बेहोशी की अवस्था में नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। उस पर अपना हाथ अच्छे से साफ करने के बाद विक्रम दृष्टि की तरफ बढ़ा और जल्दी से बेड पर बिछी हुई बेड शीट खींचकर उसके ऊपर उड़ेल दी। दृष्टि ने जल्दी से उस चादर में अपने आप को लपेट लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे और सांसें थमने लगी थी। कमजोरी और इतनी भागदौड़ की वजह से उसका सिर एकदम चकराने लगा और वो गिरने लगी, तो विक्रम ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और अपने सीने से लगा लिया। दृष्टि की आंखें बंद हो चुकी थी। नील, जो अभी अभी अपने कमरे में से इतनी आवाज़ें सुनकर बाहर आया था, वो दरवाजे पर खड़ा विक्रम और दृष्टि को देख रहा था। दृष्टि का चेहरा विक्रम की तरफ था और वो इस वक्त उसकी बाहों में थी। विक्रम उसे यूं ही बेड पर लेकर बैठ गया था। दृष्टि को इस हालत में देखकर वो बेचैन हो उठा था। प्यार तो वो दृष्टि से करता ही था, लेकिन उसे इस हालत में देखकर उसकी जान निकले जा रही थी। नील अपनी नम आंखों से उन्हें ही देख रहा था। कमरे की अस्त व्यस्त हालत देखकर उसका दिल भी बेचैन हो रहा था। हालांकि वो इन सब बातों को पूरी तरह समझ नहीं सकता था, लेकिन दिमाग फिर भी अपना काम कर चुका था। वीर दूसरी तरफ बेहोश पड़ा था, जिसकी वजह से नील की नज़रें उस पर नहीं गई। विक्रम और दृष्टि को एक साथ यूं देखकर उसका दिल तड़प रहा था। विक्रम ने दृष्टि के चेहरे पर अपना हाथ रखा और झुककर उसके माथे को चूम लिया और एक बार फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्हें यूं देखकर नील की आंखों में से आंसू बह निकले। वो वहां से मुड़ा और तेज कदमों से अपने कमरे में वापस आ गया। साक्षी को किसी का फ़ोन आ गया था, जिसकी वजह से वो बात करती करती बाहर बने गार्डन में चली गई। नील अपने कमरे में आया तो अपनी सारी गेम्स और सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। मेरी दृष्टि मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे लिए उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन किसी और के साथ वो कैसे आराम से लेटी हुई थी। मुझे ज़रूरी काम का बोल कर अकेला छोड़कर चली गई, लेकिन किसी और के साथ नहीं। मेरी दृष्टि ऐसा नहीं कर सकती, वो सिर्फ मेरी है। कहते कहते नील एक बार फिर से रो पड़ा। बेशक दिमाग कमज़ोर हो चुका था, लेकिन एहसास अभी भी वही थे। ना वो पहले दृष्टि को किसी और के साथ सोच सकता था और ना ही अब। गुस्से और दर्द के मिले जुले भावों से वो अब पूरी तरह से कांप रहा था। पानी के छींटे डालने पर दृष्टि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो विक्रम को अपने सामने देखकर थोड़ी देर पहले हुए सारा मंजर आंखों के आगे घूम गया। वो झट से उठी और अपने पेट पर हाथ रखकर हाँफने लगी। रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तो दृष्टि ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ कैसे आए? दृष्टि हैरानी भरी नज़रों से विक्रम को देख रही थी। विक्रम का कोई जवाब ना पाकर उसने फिर से सवाल किया, तुम यहाँ कैसे आए? वो मैं, कहते हुए विक्रम ने अपनी जेब से एक निकाल कर पायल दृष्टि के आगे कर दी। उस पायल को देखकर दृष्टि ने सबसे पहले अपने पैरों को देखा। उसके पैरों में से एक पैर की पायल गायब थी। ये वही पायल थी जो नील ने उसे पहनाई थी। उसने उस पायल को जल्दी से विक्रम के हाथों से ले लिया और अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो एक पायल ना होकर उसके दिल का कोई टुकड़ा हो। आज जब तुम्हारे जाने के बाद मैं मीटिंग हॉल में से बाहर निकल रहा था तो अचानक से मेरी नज़र इस पायल पर गई जो वहीं गिरी हुई थी। वहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई तो था नहीं जो इतनी महंगी पायल पहन सके।
इसलिए मैंने ये अपनी पॉकेट में रख ली ताकि इसे सेफली तुम्हारे पास पहुंचा सकूं। मैं वहां पर ऑफिस में भी इसे रखवा सकता था, लेकिन इसकी कीमत के साथ साथ शायद इससे जुड़े जज्बात तुम्हारे लिए बहुत कीमती हों। यही सोचकर मैं खुद तुम्हारे पास तुम्हारी ये अमानत तुम्हें लौटाने आ गया। आई नो बाद में भी लौटा सकता था, लेकिन फिर सोचा शायद इसे अपने पैरों में ना पाकर तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए बस आज ही आ गया। आई होप तुम्हें इस बात का बुरा ना लगा हो। विक्रम ने अपनी बात एक ही बार में कह दी। दृष्टि अभी तक अपनी वो पायल अपने सीने से लगाए बैठी थी। अगर वो गुम हो जाती तो यही सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। कितने प्यार से ये पायल नील ने उसे पहनाई थी। सही तो कहा था विक्रम ने, सिर्फ इसकी कीमत नहीं बल्कि इससे जुड़े जज्बात भी बहुत ज़्यादा कीमती थे दृष्टि के लिए। थैंक यू, उसने बेड पर से उठकर विक्रम के सामने खड़े होते हुए कहा। किस लिए? विक्रम ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो बस किसी तरह दृष्टि से बात करना जारी रखना चाहता था। मेरी अमानत को मुझ तक पहुंचाने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए भी, दृष्टि ने बिल्कुल सामान्य भाव से कहा। दृष्टि ने एक नज़र वीर को देखा। विक्रम से पिटने के बाद उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। वो बुरी तरह जख्मी हालत में फर्श पर अधमरा होकर बेहोशी की अवस्था में था। विक्रम भी दृष्टि की नज़रों का पीछा करते हुए वीर को देख रहा था। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम इतनी स्ट्रांग तो हो कि इस जैसे कायर से लड़ सको, क्योंकि मुझे याद है एक बार मैंने तुम्हें खुद ऑफिस के बाहर कुछ आवारा गुंडों से लड़ते हुए देखा था जो एक लड़की से ज़बरदस्ती और छेड़छाड़ कर रहे थे। विक्रम ने पहले वीर और फिर दृष्टि की तरफ अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा। नील के इस हालत में होने के बाद से ही दृष्टि ने ऑफिस संभालना शुरू कर दिया था। ऑफिस के साथ साथ वो खुद को भी स्ट्रॉन्ग कर रही थी। नील की बातें उसे हमेशा हिम्मत देती थी और इन्हीं का नतीजा था कि एक दिन उसने एक लड़की को कुछ गुंडों से बचाया था। लेकिन उस वक्त उसे अपनी कोख में पल रहे बच्चों की बिगड़ रही हालत के बारे में नहीं पता था। उस वक्त को याद कर दृष्टि की आंखों में नमी आ गई। कई बार आपकी कमज़ोरी ही आपकी ताकत और आपकी ताकत ही आपकी कमज़ोरी बन जाती है। हालात बदल जाने से कभी कभी इंसान खुद भी बदल जाता है। दृष्टि ने खुद को अतीत से निकाल कर नॉर्मल करते हुए कहा। जो भी हो, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन जैसे इंसानों को घर में रखना ही नहीं चाहिए। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जेल की बंद सलाखें ही डिजर्व करते हैं। उसने वीर की तरफ अपनी नज़रें करते हुए कहा। आपने ये पायल मुझे देनी थी, दे दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इसके अलावा मुझे ना आपकी कोई सलाह चाहिए और ना ही कोई मदद। घर आए हैं तो नीचे से चाय पी कर जाइएगा। फिलहाल मुझे काम है, मैं चलती हूँ, कहकर दृष्टि उस कमरे से निकल गई। दृष्टि के जाने के बाद विक्रम कुछ देर वहीं खड़ा वीर को देखता रहा और फिर वो भी उस कमरे से निकल कर घर से बाहर आ गया। आया तो मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने ही था, लेकिन यहाँ आकर जो कुछ हुआ उससे अब अपनी अच्छी किस्मत कहूँ या फिर किसी की बदकिस्मती पता नहीं। कहते हुए उसे वो पल याद आया जब वो दृष्टि का सिर अपनी गोद में लेकर लेटा था। अचानक ही उसकी नज़रें दरवाजे पर गई तो वहाँ उसने नील को खड़ा देख लिया, लेकिन उसे देखकर भी उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और दृष्टि की और ज़्यादा करीब हो गया और झुकते हुए उसके माथे को चूम लिया। वो जानता था नील का दिमाग इस वक्त 10-12 साल के बच्चे की तरह है, लेकिन एक बच्चा भी इन बातों को तो समझ ही सकता है। नील ठीक हो या ना हो, मैं इस भरोसे पर नहीं रह सकता। मुझे किसी भी तरह तुम्हें नील से दूर करना ही होगा। अगर उसे कुछ याद आ गया तो उसी पल से ही तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। इसलिए मुझे जो भी करना है जल्द ही जल्द करना होगा। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कहते हुए उसके चेहरे पर एविल एक्सप्रेशन थे। उस कमरे से निकलने के बाद दृष्टि सीधा अपने कमरे में आई और वॉशरूम में चली गई। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि नील इस वक्त कमरे में नहीं था और ना ही उसने कमरे की अस्त व्यस्त हालत पर ध्यान दिया। वो वॉशरूम में आई और शावर के नीचे आकर खड़ी हो गई। अपने ऊपर से वो चादर हटाकर वो शावर के पानी में भीगती रही और उस पानी की बूंदों में उसके आंसू भी बहते रहे। वीर का उसके करीब आना, उसे गंदे तरीके से छूना, सब उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। वो बार बार अपने हाथों पैरों को रगड़े जा रही थी। उसका रोना लगातार जारी था। कभी अपने मुंह पर हाथ रखती तो कभी खुद ही चिल्ला पड़ती, चीखने लग जाती। उसका हाथ उसके पेट पर गया तो आंसू रुक गए।
कुछ नहीं होने दूंगी मैं आप दोनों को। जब तक आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ आप दोनों से आज के बाद आपका पूरा ख्याल रखूँगी। जब तक पापा ठीक नहीं होते आप दोनों की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से निभाऊंगी, और जब वो ठीक हो जाएंगे ना तब हम तीनों मिलकर उन्हें बहुत परेशान करेंगे। वो रूधे गले से कहते कहते मुस्कुरा दी। वीर होश में आया तो अपना कमरा खाली देखकर चीख पड़ा। वो फुर्ती से बाहर निकला और दृष्टि के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक से रुक गया जब उसने नील को नीचे हॉल में देखा। नील को हॉल में देखकर उसे अजीब लगा, क्योंकि दृष्टि कभी भी उसे रूम से बाहर नहीं निकलने देती थी। अगर वो बाहर आता भी तो हमेशा दृष्टि या साक्षी और सुजाता जी के साथ भी होता था, लेकिन इस वक्त ना ही दृष्टि उसके आसपास थी और ना ही साक्षी या सुजाता जी में से कोई। उसे अकेला देखकर वीर के चेहरे पर षड्यंत्र भरे भाव आ गए। उसके शैतानी दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। मुझे पिटवाया ना तुमने, अब देखो तुम्हें हाथ लगाए बिना ही कैसे तुम्हें दर्द देता हूँ मैं। ऐसा वार करूँगा कि तुम्हारा रोम रोम दर्द से तड़पेगा और तुम्हें तड़पते देख मुझे ठंडक मिलेगी। मेरा खून बहाया ना तुमने, अब खून का बदला खून बहा कर लूँगा और उस वार का दर्द होगा तुम्हें। उसने नफरत और घृणा भरे भावों से नील को देखते हुए कहा। वीर नील के पास आया और उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। नील को वीर बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए पहले तो वो उसकी बातों में नहीं आया, लेकिन जब वीर ने उसे कहा कि दृष्टि ने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है और उसने ही उसे घर से लेने के लिए भेजा है, तो नील उसकी बातों में आ गया। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वीर कौन है, उसका उसके साथ क्या रिश्ता है और उन दोनों के बीच अतीत में क्या हुआ और क्या नहीं। नील उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया, इस बात से अनजान कि उसकी ये भूल उसकी ज़िंदगी में क्या तूफान लेने वाली थी। साक्षी ने अपना खून काटा और वापस घर के अंदर आकर नील के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर दृष्टि अभी भी वॉशरूम में थी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसका ध्यान कमरे की हालत पर गया। सब कुछ बिखरा देखकर उसका दिल बैठने लगा, क्योंकि वो जानती थी कि कमरे की यह हालत पक्का नील ने ही की है, और वो ऐसा कुछ तभी करता है जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो। उसे गुस्सा किस बात पर आया होगा, फिलहाल तो दृष्टि यही सोचने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि नील कमरे में नहीं है और ना ही साक्षी। वो जल्दी से नील को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी दरवाजे पर ही उसकी साक्षी से टक्कर हो गई। साक्षी को अकेला देख उसका दिल घबराने लगा। तुम यहाँ हो तो नील नील कहाँ है? उसने जल्दबाजी में पूछा। नील सर तो कमरे में ही थे, मुझे फ़ोन आ गया था इसलिए मैं अपना फ़ोन अटेंड करने नीचे गई थी। जब मैं नीचे गई थी तब नील सर गेम खेल रहे थे और वो गेम में बिजी थे, इसलिए मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली गई, साक्षी ने सफाई देते हुए कहा, और कमरे के अंदर आकर चारों तरफ नील को देखने लगी। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने उसे घूर कर देखा। उसके मन में किसी अनहोनी का डर पैदा होने लगा था। वो जल्दी से गार्डन की तरफ गई, क्योंकि नील को गार्डन में वक्त बिताना अच्छा लगता था, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं था। दृष्टि घर में सारी तरफ उसे ढूंढने लगी, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। अगर वीर या माया में से किसी ने नील को परेशान किया तो ये सोच सोच कर ही दृष्टि का बुरा हाल होने लगा था। दृष्टि जल्दी से किचन की तरफ गई। सुजाता जी अभी अभी मार्केट से वापस लौट कर आई थी। दृष्टि जल्दी से उनके पास गई और नील के बारे में पूछने लगी। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा बदन पसीने से भरने लगा था। नील बाबा तो ऊपर कमरे में साक्षी के साथ होंगे ना? सुजाता जी ने दृष्टि की तरफ देखकर बेफिक्री से कहा। फिर उनका ध्यान दृष्टि के पीछे खड़ी साक्षी पर गया तो उनके चेहरे पर भी परेशानी के भाव उभर आए। अगर साक्षी यहीं है तो नील बाबा कहाँ हैं? उन्होंने फिक्रमंद होते हुए दृष्टि से पूछा। माया जो अभी अभी किचन की तरफ आई थी, उनकी बातें सुनकर खुश होते हुए अंदर आई। अरे जो दिमाग से ही पागल हो वो बंद कमरे में कितनी देर टिकेगा? एक ना एक दिन तो उसे अपने ठिकाने पर पहुंचना ही पड़ेगा। पागलों को घर में नहीं पागल खाने में रखा जाता है, और लगता है अब अपनी असली जगह पर वो पहुंच चुका है। वो पागल, चलो बढ़िया है तुम्हारी भी जान छूटी, उसने दृष्टि की तरफ देखकर तंज भरे लहजे में कहा। दृष्टि वहां से सीढ़ियाँ चढ़कर सीधा वीर के कमरे में आई और उसे कमरे में ना पाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
वीर का अपने कमरे में ना होना और नील का भी घर में ना होना सोच सोच कर ही उसका दिल बैठे जा रहा था। वो जल्दी से अपनी कार की चाबी लेकर घर से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद साक्षी ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन लगा दिया। इधर विक्रम अपने केबिन में बैठा था। उसका फ़ोन बजा तो सामने साक्षी नाम फ्लैश होते हुए देख उसने झट से फ़ोन उठा लिया। साक्षी ने उसे एक ही सांस में नील के गायब होने से लेकर जल्दबाजी में दृष्टि के घर से निकलने तक की सारी बात बता दी। जहां नील के घर से इस तरह जाने से वो खुश था, वहीं उसे दृष्टि की चिंता भी हो रही थी। वो उसी वक्त गाड़ी लेकर अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। वीर अपनी गाड़ी चला रहा था और उसके साथ वाली सीट पर ही नील बैठा था। नील के चेहरे पर इस वक्त बेहद खुशी झलक रही थी। झलकती भी क्यों ना, दृष्टि ने उसके लिए सरप्राइज जो प्लान किया था, ये सोच सोच कर ही उसका झूमने का मन कर रहा था। लेकिन उसकी ये खुशी साथ बैठे वीर को कांटों की तरह चुभ रही थी। वो दांत पीसते हुए नील को देख रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी उसे खत्म कर दे, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उस प्लान के बारे में सोचकर जो नील को उसके रास्ते से हमेशा के लिए हटाने वाला था, वो तो नील को कब से खत्म कर चुका होता अगर दृष्टि उसके आड़े ना आई होती। दृष्टि ने उसे साफ धमकी दे रखी थी कि अगर नील को कुछ भी हुआ तो वो खुद उसके खिलाफ गवाही देगी कि नील को पहले भी उसने ही जान से मारने की कोशिश की थी। जब नील को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था तो उसके लिए डोनर चाहिए था और डोनर वही हो सकता था जिसके साथ नील का खून का रिश्ता हो या उसके साथ खून मैच करता हो। तब दृष्टि के जहन में सिर्फ और सिर्फ माया और रंजीत का ही नाम आया। एक वो दोनों ही थे जो उसे बचा सकते थे। तभी उस वक्त वो दोनों उनसे मिलने जेल पहुंची। नील के बारे में सुनकर माया और रंजीत दोनों ही बहुत खुश हुए। उन्होंने दृष्टि की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था और नील के लिए अनाप शनाप बोलने भी लगे थे। लेकिन जब दृष्टि ने उनके आगे प्रस्ताव रखा कि अगर उन दोनों में से किसी ने भी उसकी मदद की तो वो उन्हें जेल से बाहर निकलवा देगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो कंप्लेन थी वो दृष्टि के नाम से ही थी। उसका प्रस्ताव सुनकर माया और रंजीत दोनों ही उसकी मदद के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने भी उसके आगे एक शर्त रख दी जो वो उसे बाहर आकर बताने वाले थे। दृष्टि ने उसी वक्त सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके वो केस खारिज करवा दिया तो माया और रंजीत दोनों ही जेल से छूट गए। दृष्टि ने उन्हें उसी वक्त अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, लेकिन तब उन दोनों ने अपनी एक और चाल चली। वीर को वो पहले से ही जानते थे, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। वीर उनसे मिलने जेल भी आ चुका था। उन्होंने दृष्टि के सामने अपनी दो शर्तें रखी, एक तो अपनी प्रॉपर्टी वापस उनके नाम करवाने की और दूसरा वीर से शादी करने की। दृष्टि को प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो उस शर्त के लिए मान गई, लेकिन वीर से शादी वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पर नील के लिए तो वो अपनी जान भी दे सकती थी। उस वक्त उसे और कुछ नहीं सूझा और उसने उनकी दोनों शर्तें चुपचाप मान ली। वो बस किसी भी तरह नील को सही सलामत देखना चाहती थी, अपनी मोहब्बत को अपनी आंखों के सामने ठीक होते देखना चाहती थी, अपने अजन्मे बच्चे के लिए उसके बाप को बचाना चाहती थी और अपने बच्चे को नील और खुद की तरह अनाथ नहीं होने दे सकती थी। एक बाप की बच्चे की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है, उन दोनों से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। दृष्टि को अपने आगे झुकते देखकर माया और रंजीत की खुशी का ठिकाना कोई नहीं था। नील को वो बचाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन दृष्टि उन्हें वापस जेल भी भिजवा सकती थी। ये सोचकर उन्होंने उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन वो नील और दृष्टि को अलग किए बिना तो मानने वाले नहीं थे। इसलिए वीर से उसकी शादी करवा कर उन्होंने उन दोनों को अलग करना चाहा। हालांकि दृष्टि और नील की शादी हो चुकी थी, इसलिए वीर के साथ उसकी शादी कोई मायने ही नहीं रखती थी। पर उन्होंने सोच लिया था कि वो नील को भी जल्द ही मौका देखकर अपने रास्ते से हटा देंगे। लेकिन दृष्टि हमेशा नील के साथ साये की तरह रहती और उसकी अनुपस्थिति में साक्षी और सुजाता जी उसके साथ होते। लेकिन अब वीर को मौका मिल चुका था। अब उसने ठान लिया था कि दृष्टि ने आज जो उसके साथ किया उसका बदला वो नील को हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर करके लेगा। उसने अपनी गाड़ी एक साइड रोकी और बाहर निकलकर किसी को फ़ोन मिलाया। सामने वाले आदमी की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आ गई और वो फिर से गाड़ी में बैठकर नील के साथ आगे बढ़ गया।
दृष्टि ने नील को हर जगह ढूंढ लिया था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिला। उसने आदि को फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। दृष्टि का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। नील की चिंता उसे खाए जा रही थी। अब उसे कन्फर्म हो चुका था कि नील हो ना हो वीर के साथ ही है, और वीर के साथ होना उसके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। उसे किसी भी तरह नील को वीर से बचाना था। उसने वीर को भी कई फ़ोन लगाए, लेकिन वीर अपना फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। गुस्से और चिंता की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले से ही वो बहुत कमज़ोर थी, ऊपर से अब इस भाग दौड़ की वजह से उसका फिर सर चकरा रहा था। लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाती रही और इधर उधर नील को ढूंढती रही। वहीं दूसरी तरफ वीर नील को लेकर एक ऐसे सुनसान रोड पर पहुंच चुका था जहां पर सिर्फ भारी वाहनों का आना जाना था। वहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी और ये जगह उसके प्लान के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट थी। दूर खड़ा एक ट्रक तकरीबन 15-20 मिनट से उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। उसके फ़ोन पर मैसेज आया तो उसने भी आगे से ओके का रिप्लाई लिखकर सेंड कर दिया और अपना ट्रक स्टार्ट कर दिया। वो जो सामने बने स्टोर की शॉप दिखाई दे रही है ना, उसमें है तुम्हारी दृष्टि, और तुम्हें पता है वो वहाँ क्या कर रही है। वैसे तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था, लेकिन चलो तुम्हें बता ही देता हूँ। वो तुम्हारे लिए वहाँ पर बहुत सारे गेम्स खरीद रही है। जाओ तुम भी जाकर अपनी पसंद की गेम सेलेक्ट कर लो। वीर ने नील को सामने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। नील बड़ी उत्सुकता से सामने की तरफ देखने लगा और जल्दी से उस तरफ बढ़ गया। उसे जाते देख वीर के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। जा बेटा जा, अब तू कोई गेम खेलेगा नहीं, बल्कि तेरी गेम अब ओवर होगी, वीर ने कहा और टेढ़ा मुस्कुरा दिया। नील आगे बढ़ गया, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही उसे घबराहट होती जा रही थी। उस सड़क पर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रकों का आना जाना था। वो एकदम चलता तो कोई ना कोई बस या गाड़ी आगे आ जाती। वो सड़क के बीचों बीच फंस चुका था। उसने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाई और जल्दी से उस सड़क को पार करने लगा, लेकिन सामने से आते ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ होता, एक शख्स ने आकर उसे बचा लिया। इधर नील को बचते देख वीर और वो ट्रक ड्राइवर जल्दी से वहाँ से निकल गए। इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाते देख वीर का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था, लेकिन फिलहाल ये वक्त गुस्से से नहीं बल्कि उसके लिए होश से काम लेने का वक्त था। फिलहाल उसे वहां से जाना ही सही लगा। नील उससे तो बच गया था, लेकिन उसकी और उसे बचाने वाले शख्स की दूसरी तरफ से आधी काटे टक्कर हो गई। टक्कर तेज तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो दोनों जाकर सड़क के किनारे पर गिर गए और उन्हें सिर और पैरों पर कुछ चोटें आ गई। सिर पर चोट लगने की वजह से नील बेहोश होते जा रहा था। जिस शख्स ने उसे ट्रक से बचाया था उसने नील को उठाने की कोशिश की, लेकिन नील बेहोश हो चुका था। वो उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए गाड़ी रुकवाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में वो एक गाड़ी वाले की मदद से वो शख्स नील को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। दृष्टि अपनी गाड़ी चला रही थी कि उसके फ़ोन पर विक्रम की फ़ोन आई। विक्रम की कॉल देखकर दृष्टि उठाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन उठा लिया और जैसे ही कान से लगाया, सामने से उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू निकल आए और चेहरे पर मुस्कान आ गई। नील मिल चुका है, तुम जल्दी से होटल ग्रैंड सन आ जाओ, विक्रम ने इतना ही कहा और जल्दी से फ़ोन काट दिया। लेकिन उसकी बात सुनकर दृष्टि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया और जल्दी से गाड़ी होटल ग्रैंड सन की तरफ मोड़ दी। नील को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जा चुका था। ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं थी, लेकिन फिर भी सिर की चोट थोड़ी गहरी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो चुका था। डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। उस शख्स ने भी अपनी मरहम पट्टी करवाई और नील के वार्ड के बाहर आकर खड़ा हो गया। उसे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था नील के होश में आने का। दृष्टि जैसे ही होटल ग्रैंड सन के बाहर आई, उससे अपनी गाड़ी स्पीड से रोकी और हाँफते हुए होटल के अंदर पहुंची। उसने वहां पर विक्रम को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो वो जल्दी से रिसेप्शन की तरफ गई और विक्रम के बारे में पूछने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने दृष्टि को विक्रम का कमरा नंबर बताया तो जल्दी से दृष्टि लिफ्ट लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। आंखों के सामने नील के साथ बिताए हुए सारे पल घूम रहे थे। उसके बिना बिताया ये वक्त सिर्फ दृष्टि ही जानती थी कि उसने कैसे बिताया है।
एक एक पल वो जीते जी मरी है इस वक्त में। नील के बिना उसकी ज़िंदगी कितनी अधूरी थी ये उसकी उसको देखने की तड़प ही बता रही थी। खुद को किसी तरह संभाले वो उस कमरे के बाहर पहुंची। नील कहाँ है? कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसने अंदर बैठे विक्रम को देखकर पूछा। उसने इधर उधर नज़रें घुमाई लेकिन उसे नील उस कमरे में कहीं दिखाई नहीं दिया। बस वो अभी आ ही रहा होगा। मेरा एक दोस्त अपना कुछ सामान लेने बाजार गया हुआ था और उसे वहीं पर नील दिखाई दिया। नील की हालत थोड़ी सही नहीं लग रही थी इसलिए उसने मुझे फ़ोन करके बता दिया। मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए तुम्हारे घर पर कॉल की तो उन्होंने बताया कि तुम उसे ढूंढने के लिए निकली हो तो मैंने तुम्हारे फ़ोन पर कॉल कर दी। तुम चिंता मत करो, वो दोनों बस आते ही होंगे, विक्रम ने उसे शांत कराते हुए कहा। उसकी हालत देखकर विक्रम ने उसे बैठने के लिए भी कहा। दृष्टि का सिर दर्द से फटा जा रहा था। नील के बिना एक एक पल उसके लिए भारी होता जा रहा था। उसे यूं बेचैन देखकर विक्रम ने टेबल पर से पानी का गिलास उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। दृष्टि का पानी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था लेकिन सिर दर्द की वजह से उसे चक्कर आने लगे थे। उसने एक गहरी सांस ली और वो पानी का गिलास उससे लेकर अपने होठों से लगा लिया। दृष्टि, चीखते हुए नील एकदम से बेड पर से उठा। उसका सिर बहुत भारी हो रहा था इसलिए उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखे हुए थे। इस तरह महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सिर पर बहुत तेज धार हथियार से वार कर दिया हो। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा और उस वार्ड के बाहर आ गया। वो शख्स अभी भी वहीं बाहर बैठा था। नील को देखकर वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। आओ मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। नील ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके साथ चल दिया। उसके मन में इस वक्त तूफान मचा हुआ था। थोड़ी ही देर में वो उस कमरे के बाहर था जिसमें विक्रम ने दृष्टि को बुलाया था। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। दिमाग और दिल दोनों सुन्न थे। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसे थोड़ा अजीब लगा लेकिन फिर उसने बाहर डोरबेल बजाई और अपने सीने पर हाथ रख दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगा। अंदर से विक्रम ने दरवाज़ा खोला लेकिन जैसे ही नील की नज़र उसकी हालत और हुलिये पर गई, दिमाग और दिल के साथ हाथ पैर भी सुन्न हो गए। विक्रम इस वक्त सिर्फ एक टॉवल लपेटे था। नील हैरानी, नाराज़गी और दर्द के मिले जुले भाव से उसे देख रहा था। तभी उसकी नज़र अंदर बिस्तर पर लेटी लड़की पर गई जिसने कंधों तक कंबल लपेट रखा था। बिस्तर और विक्रम का हुलिया ही काफ़ी था वहाँ पर जो हो रहा था उसे बताने के लिए। नील थोड़ा आगे बढ़ा और उस लड़की का चेहरा देखने लगा। विक्रम को देखकर ही जो सांसें थमने लगी थी वो अब लग रहा था जैसे किसी ने वो सांसें भी उससे छीन कर उसकी ज़िंदगी ही छीन ली थी। आंखों से आंसू बह निकले। दृष्टि को किसी और के साथ देखकर उसे दर्द नहीं बेतहासा दर्द हुआ था। तुम कौन हो और यहाँ अंदर किसकी इजाज़त से आए? विक्रम के सवाल ने उसके बहते आंसुओं को रोका और वो उसकी तरफ मुड़ा। जहाँ दृष्टि को उस बेड पर लेटे हुए देख नील के आंखों में आंसू आ गए थे, वहीं विक्रम के उस सवाल को सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे घूर कर देखने लगा। उसे यूं देखकर विक्रम को शक हो रहा था कि शायद उसे सब कुछ याद हो गया हो, वो ठीक हो चुका है। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसने नील के कंधे को हल्के से धक्का देते हुए कहा, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या तुम में? किसी के पर्सनल टाइम को आकर बर्बाद कर दिया। उसकी बात ने नील के सब्र का बात तोड़ दिया था। उसने विक्रम को गले से पकड़कर दीवार के साथ लगा दिया और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरी दृष्टि को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तेरी नहीं मेरी है वो, प्यार करती है वो मुझसे और इसलिए मेरे साथ है। उसने नील को धक्का देते हुए कहा तो नील एकदम से पीछे हो गया। उसके चेहरे की नसें पूरी तरह तनी हुई थी। उसने साइड में रखा टेबल उठाया और विक्रम के सिर पर पटक दिया। वो टेबल का कांच उसके सिर पर लगते ही बिखर गया और कुछ कांच विक्रम के सिर पर भी चुभ गया। उसके सिर पर से खून बहने लगा और दर्द से उसकी चीख निकल गई। प्यार करती है ना तुझसे, तो वो तेरी चीख सुनकर वो उठी क्यों नहीं अभी तक? नील ने एक बार फिर उसको गले से पकड़कर दीवार पर लगाते हुए पूछा। आज तो जैसे उस पर खून सवार हो चुका था। उसका ये रौद्र रूप देखकर विक्रम कांप गया था। उसे समझ आ चुका था कि नील की याददाश्त लौट आई है। जानता है वो क्यों नहीं उठी? क्योंकि उसे तुझे या तेरे कोई भी दर्द से फर्क नहीं पड़ता। देख उसे कोई सिकन नहीं है उसके चेहरे पर, कहते हुए नील ने उसका चेहरा दृष्टि की तरफ घुमा दिया।
अब देख प्यार की ताकत, कहते हुए उसने उसे छोड़ा और एक कांच ग्लास उठाकर अपनी कलाई पर तोड़ दिया। कर्र की आवाज़ के साथ वो ग्लास टूट गया तो नील ने अपना दर्द अपने होठों से भींच लिया। लेकिन बेहोशी में भी दृष्टि तड़प उठी। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। आज पहली बार उसके चेहरे पर दर्द देखकर नील मुस्कुरा दिया। ये होता है प्यार, कहकर नील ने उसे जोर से धक्का दिया तो वो जाकर नीचे फर्श पर ढेर हो गया। किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रखना या ज़बरदस्ती उसका फ़ायदा उठाना प्यार नहीं होता, सिर्फ हवस होती है। और तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी दृष्टि के साथ इतनी घटिया हरकत की, कहते हुए नील एक बार फिर से उस पर टूट पड़ा। वो उसे ताबड़तोड़ मारे जा रहा था। वो बोलने की कोशिश करता लेकिन नील उसे बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। मैं उसका नाम भी किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता और तूने उसे छुआ, तूने उसे ज़बरदस्ती छुआ, जान ले लूँगा मैं तेरी आज, कहते हुए नील अभी भी उसे मारे जा रहा था। और जितना गुस्सा उसकी आंखों में था, आज शायद वो उसकी जान ही ले लेता अगर उसे बेड की तरफ से कुछ गिरने की आवाज़ ना आती तो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दृष्टि अपनी अधखुली आंखों से हाथ पैर इधर उधर चलाते हुए उठने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसके कॉर्नर पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया था। उसे देख नील ने जल्दी से विक्रम को छोड़ा और दृष्टि की तरफ भागा। दृष्टि ने अपनी अधखुली आंखों से उसे देखा और लड़खड़ाकर गिरने को हुई, लेकिन नील ने उसे गिरने से बचा लिया। वो बेहोशी की हालत में नील की बाहों में झूल गए। नील ने उसे जल्दी से बेड पर लिटाया और उस पर पानी की बूंदें छिड़कने लगा, लेकिन दृष्टि को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और रूम के बाहर निकलने लगा। वो यहाँ मेरी ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आई थी। प्रेग्नेंट है वो और बहुत जल्द हम दोनों का बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, विक्रम ने उसे जाते देख अपना आखिरी दांव खेलते हुए कहा। उसे किसी भी तरह नील के दिमाग में शक भरना था। अगर नील का विश्वास एक बार भी डोल गया तो वो उन्हें दूर करने में कामयाब हो सकता था। वो इतनी जल्दी हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाला था। नील मल्होत्रा एक बार को दिन को रात और रात को दिन मान सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि किसी और की हो जाए ये तो वो इस जन्म में बिल्कुल भी नहीं मान सकता। नील ने बिना पीछे मुड़े ही कहा और दृष्टि को लेकर बाहर निकल गया। विक्रम ने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा तो टेबल भी पूरा टूट गया। उसका पूरा हाथ लहूलुहान हो चुका था। डॉक्टर डॉक्टर, कहते हुए नील जल्दी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागता हुआ आया। उसने दृष्टि को अपनी गोद में उठा रखा था। उसे पिछला सब कुछ याद आ चुका था, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि आज अस्त जाने के बाद दृष्टि के साथ बिताए पल वो भूल गया था। दृष्टि के पेट पर हाथ रखते हुए उसे जो एहसास होते थे वो सब समझ चुका था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन दृष्टि के बिना उसकी सारी खुशियाँ अधूरी थी। दिल्ली पर राज करने वाला नील मल्होत्रा इस वक्त दुनिया का सबसे बेबस इंसान लग रहा था। एक लेडीज डॉक्टर नर्स के साथ जल्दी से वहां आई। वो नील और दृष्टि को देखते ही पहचान गई थी। क्या हुआ मिसेस मल्होत्रा को? मैंने पहले ही कहा था इन्हें कि इस वक्त इन्हें पूरी केयर की ज़रूरत है, उस डॉक्टर ने दृष्टि के चेहरे को थपथपाते हुए कहा। नील को समझ नहीं आया कि वो उन्हें क्या जवाब दे। ना तो वो झूठ बोल सकता था और ना ही सच बता सकता था। वो खामोश रहा। डॉक्टर के पास भी इतना वक्त नहीं था कि वो बार बार पूछे। उसने जल्दी से दृष्टि को स्ट्रेचर पर लिटाया और इमरजेंसी वार्ड में ले गए। दृष्टि को इस हालत में देखकर उसकी पत्थर जैसी आंखों में बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल गिरकर चीख पड़ा। उसके बाद उसकी दृष्टि को किन किन हालातों से गुजरना पड़ा होगा, ये सोचकर जहां दृष्टि के लिए नील तड़प उठा, वहीं कुछ लोगों के लिए उसकी आंखों में गुस्सा खून की तरह जम गया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और आंखें बंद कर ली। एक तूफान आने वाला था जिसकी शुरुआत हो चुकी थी। दृष्टि को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किए 1 घंटा हो चुका था। ये 1 घंटा नील के लिए कई सालों के बराबर था। जहां दृष्टि अंदर बेहोश लेटी हुई थी, वहीं पर बाहर इस 1 घंटे में नील ने कईयों के होश ठिकाने लाने का सोच लिया था। अब उसे इंतज़ार था तो बस उसकी जान के होश में आने का। गुस्सा चाहे जितनी मर्जी ज़्यादा हो, लेकिन उसका प्यार उस पर हमेशा से भारी रहा था। गुस्से से दहकती लाल आंखों में दृष्टि के लिए बहते आंसू भी जमे हुए थे। बाहर कॉरिडोर में चेयर पर बैठे उसे सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार था कि कब वो अपनी दृष्टि से मिले। देर में डॉक्टर बाहर आए तो नील झट से उनके सामने जाकर खड़ा हो गया।
डॉक्टर ने कुछ पल के लिए उसे देखा और फिर गंभीर होते हुए बोले, आप मेरे केबिन में आइए मिस्टर मल्होत्रा, वहाँ बैठकर बात करते हैं। उनकी गंभीरता को देखकर ही नील का दिल बेचैन होने लगा था। किसी अनहोनी का डर उसे खाए जा रहा था। वो भारी कदमों से डॉक्टर के पीछे पीछे चलने लगा। मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपके घर में आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन उसका असर मैं आपके होने वाले बच्चों पर साफ देख सकता हूँ। मैंने मिसेज मल्होत्रा को पहले ही बताया था कि उनके बच्चे बेहद कमज़ोर हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा केयर और आराम की ज़रूरत है। और इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी इतनी हाई डोज में नींद की गोलियां लेना सिर्फ बेवकूफ़ी ही नहीं बल्कि जानलेवा भी है। आप उन्हें वक्त पर ले आए तो हमने उनके पेट से वो सारी गोलियां निकाल दी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी वक्त और लग जाता तो आपके बच्चों को बचाना नामुमकिन हो जाता। दृष्टि की जान भी जा सकती थी। नील के सामने बैठी डॉक्टर ने बेहद गंभीरता से कहा तो नील को इस वक्त खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से दृष्टि को कितना कुछ झेलना पड़ा। दृष्टि के साथ होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती उसे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन जब उसका ध्यान डॉक्टर के कहे शब्द पर गया तो उसने चौंक कर डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, बच्चे, क्या आपको मिसेज मल्होत्रा ने बताया नहीं कि उनकी कोख में इस वक्त एक नहीं बल्कि 2 शिशु हैं? वो ट्विंस को जन्म देने वाली हैं। डॉक्टर ने भी नील के एक्सप्रेशन को देखकर खुद ही अचंभित होकर जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर नील की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठे। उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और ठंडी पर गहरी सांसें लेने लगा। देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपको साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि अगर यही हाल रहा तो माफ़ करिएगा, हम आपके दोनों बच्चे में से एक भी बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। और इस वक्त दृष्टि की जो हालत है और बच्चों को खो देने के बाद उन्हें जिस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, उसे सोचते हुए मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो फ्यूचर में कभी भी कंसीव कर पाएंगी। वो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी बेहद कमज़ोर हो चुकी हैं। इस वक्त आपको उनका बेहद ख्याल रखना पड़ेगा। उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। डॉक्टर ने फिर से गंभीरता से कहा तो नील ने अपना सिर बस हाँ में हिला दिया। जिस दृष्टि को उसने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था, उसकी हालत के बारे में जानकर उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, ये बस वही जानता था। अपनी बात कहकर डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देखने के लिए वहाँ से चली गई। नील भारी मन से वहाँ से उठा और दृष्टि के वार्ड की तरफ आ गया। वो अंदर आया तो दृष्टि धीमे धीमे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर नील एक पल को वहीं दरवाजे पर ठहर गया। दृष्टि ने अपनी आंखें खोली तो इधर उधर नजरें घुमाने लगी। दरवाजे पर नजरें पड़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तड़पती आंखों को करार आ गया था। ना चाहते हुए भी आंखें नम हो गई। कहाँ चले गए थे आप? मैंने कितना ढूंढा आपको, लेकिन आप कहीं नहीं मिल रहे थे। आपकी दृष्टि ने आपको कहा था ना कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, पर आपने अपनी दृष्टि की बात नहीं मानी। दृष्टि ने नील की तरफ देखते हुए कहा, उसके लिए तो नील अभी भी एक बच्चा ही था। पर गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी दृष्टि की है जिसने आपको अकेला छोड़ा। आई प्रॉमिस, अब मैं आपको कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने दूर खड़े देखकर दृष्टि ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज़ भी गले से निकलते वक्त किस जद्दोजहद से गुजर रही थी, नील को महसूस हो रहा था। नील वहीं खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। आंखें नमी से भरी हुई थी। तरस तो वो भी रहा था अपनी दृष्टि को महसूस करने के लिए, पर कदम भारी हो चुके थे। अब तो मेरे पास आ जाइए, माफ़ कर दीजिए अपनी दृष्टि को। नील को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देख दृष्टि ने बड़ी बेचैनी से कहा। अभी जब नील अपनी जगह से नहीं हिला तो दृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बिस्तर से खड़ी होने लगी। उसे उठते देख नील अपने आप को और ज़्यादा रोक नहीं पाया। वो जल्दी से उसकी तरफ भागा। कमजोरी की वजह से दृष्टि के कदम ज़मीन पर रखते ही वो लड़खड़ा गई, लेकिन नील ने वक्त रहते ही उसे गिरने से बचा लिया। दृष्टि ने भी गिरने की डर की वजह से नील की बाजुओं पर अपनी पकड़ कस दी। तेरी आवारगी बन जाऊं मैं, तुझे दिल की जुबान समझाऊं मैं। तू छाँव है सो जाऊं मैं, तू धुंध है खो जाऊं मैं, तू वो नशा जो सर चढ़े। दृष्टि अपनी थकी हुई आंखों से नील को ही देख रही थी। नील ने उसे आराम से बेड पर बैठा दिया और उसकी तरफ देखने लगा। आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद, दृष्टि कहते कहते रुक गई जब नील ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया।
उसकी वो मोहब्बत की गहराई में डूबी आंखें उसका दिल धड़का रही थी। उसका मौन बिना शब्दों के भी अपना प्यार जाहिर कर रहा था। दृष्टि ने एक ठंडी सांस ली तो नील झट से उसके चेहरे पर झुककर उसके चेहरे को बेतहासा चूमने लगा। कभी गाल, कभी माथा, कभी होठ, कभी नाक, पूरा चेहरा उसके चुम्बनों की बरसात में भीग रहा था। बिना रुके बस वो उसके चेहरे पर अपने होठों की छाप छोड़ता रहा। दृष्टि के आंसू और ज़्यादा तेज हो गए तो नील ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसका रोना और भी तेज हो गया। कितने दिनों से तरस रही थी वो उस प्यार के लिए। ये उसके उन आंसुओं की गहराई और गर्माहट ही बता रहे थे। नील उससे अलग हुआ और उसके आंसू पोंछने लगा। अभी तक दोनों ने एक भी शब्द नहीं कहा था, लेकिन अब आंसुओं की जगह चेहरे पर मुस्कान बिखरने लगी थी। नील ने उसे मुस्कुराकर सिर हिलाते हुए इशारा किया तो दृष्टि की मुस्कान और भी ज़्यादा लंबी हो गई। नील ने धीरे धीरे अपने हाथ उसके पेट की तरफ बढ़ा दिए तो दृष्टि की आंखें खुशी से फिर से झिलमिला उठी। उसके पेट पर हाथ रखते ही नील ने अपनी आंखें बंद की और सिर झुकाकर उसके पेट से अपना चेहरा लगा दिया। दृष्टि ने उसके चेहरे पर अपने हाथ रख दिए। नील ने हल्के से उसे यूं ही पेट पर चूम लिया। दृष्टि के दिल में एक सुकून उतर आया। हमारे बच्चे, नील ने मुस्कुराकर उसके सामने खड़े होते हुए कहा तो दृष्टि भी मुस्कुरा दी। वो झट से खड़ी हुई और एक बार फिर उसके सीने से लग गई। बाहों का जोर कसता ही जा रहा था। उनके जिस्म एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए थे कि एक दूसरे में ही खो जाएंगे। दृष्टि नील से लिपटी हुई खड़ी थी। अचानक से उसकी आह की आवाज़ निकली। जो नील ने उसे खुद से अलग कर उसकी तरफ देखा। दृष्टि के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने पैरों की तरफ देखने लगी तो उसकी नज़रों का पीछा कर नील ने भी उसके पैरों की तरफ देखा। उसके पैरों पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई थी। पूरे पैर सूजन की वजह से लाल हो चुके थे। नील की आंखों के सामने वो वक्त घूम गया जब उसने अपने पैर दृष्टि के पैरों पर रख अपना सारा भार उसके ऊपर डाल दिया था और फिर भी वो मुस्कुराते हुए उसे वॉशरूम तक लेकर गई थी। जाने अनजाने में अपनी जान को कितना दर्द दिया था उसने। जिस वक्त उसे उसका ध्यान रखना चाहिए था वो खुद बच्चा बने उसके ऊपर बोझ बन गया था। सोचकर ही उसकी मुट्ठियां कस गई। नील के चेहरे पर कसती दर्द और गुस्से की लकीरें दृष्टि साफ देख पा रही थी। उसने नील का चेहरा अपने हाथों में लिया, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने उसे अपनी बाहों में भरकर गोद में उठा लिया और उसे बेड की तरफ लेकर आ गया। बहुत परेशान किया है ना मैंने तुम्हें, बहुत तकलीफ़ें दी है ना? उसे अच्छे से बिठाकर नील ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये कहते वक्त उसे कितना दर्द हो रहा था दृष्टि महसूस कर सकती थी। कोई तकलीफ़ नहीं दी है आपने मुझे दिया है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार दिया है, बेइंतहा मोहब्बत दी है। और ये सब तो वैसे भी इस वक्त नॉर्मल है, तो आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे ये तो। दृष्टि ने हल्का सा मुस्कुराकर अपने पैर पर हाथ फेरते हुए कहा। नील ने झुककर उसके पैरों को हल्के से चूम लिया और फिर उन्हें अपने हाथ में लेकर हल्का हल्का दबाने लगा। दृष्टि उसे ही देख रही थी, आंखें नम हो गई उसका प्यार देखकर। कोई शिकायत नहीं तुम्हें मुझसे? नील ने उसे यूं अपनी तरफ देखते पूछा। शिकायतों की लिस्ट तो बहुत लंबी है और उन सब का बदला भी सोच समेत लिया जाएगा। आपका ये बड़ा बच्चा और दो छोटे बच्चे मिलकर अब आपको बहुत परेशान करेंगे। खूब सेवा करवाऊंगी मैं आपसे अपने। दृष्टि ने मुस्कुरा कर कहा। अब बिल्कुल चिंता मुक्त हो चुकी थी वो। अब नील जो उसके साथ था उसे संभालने के लिए तुम्हारी हर परेशानी को अपनी मोहब्बत से सुकून में बदल दूंगा। जितनी भी शिकायतें हैं वो सब अपनी मोहब्बत से दूर कर दूंगा। नील ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके माथे पर अपने होठों का लफ्ज़ देते हुए कहा। उसका स्पर्श अपने माथे पर पाकर दृष्टि मुस्कुरा उठी। अभी तो बहुत प्यार करना बाकी है तुम्हें, थोड़ा ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं भी अपनी सारी शिकायतें जाहिर करने वाला हूँ तुमसे। जैसे नील ने आगे कहा, दृष्टि ने शर्मा कर अपनी नज़रें झुका ली। उसके गाल गुलाबी हो उठे थे। कितने ही वक्त बाद उसके गालों पर ये रंगत छाई थी। किसी ने दरवाजे पर आकर नॉक किया तो दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ हो गया। वहाँ एक नर्स खड़ी थी जिसके हाथ में कुछ दवाइयाँ थी। वो अंदर आई और दवाइयाँ दृष्टि की तरफ बढ़ाकर पानी का गिलास भी उसके आगे कर दिया। दृष्टि ने मुंह सिकोड़ते हुए नील की तरफ देखा। उसकी नज़र अपने ऊपर पाकर नील उसे घूर कर देखने लगा और बोला, नहीं बच्चे, अब कोई लापरवाही नहीं।
डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया है। अगर प्यार से ये दवाइयाँ ले लोगी तो ठीक, नहीं तो और भी बहुत तरीके हैं मेरे पास। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा, लेकिन जब नील की घूर और भी ज़्यादा गहरी हो गई तो उसने अपनी नज़रों का रुख नर्स की तरफ किया और उससे दवाइयाँ लेकर चुपचाप खा ली। नर्स उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई तो नील आकर दृष्टि की साइड बैठ गया। तुम जानती हो ना इस वक्त कितनी वीक हो तुम और हमारे बच्चे भी, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं तुम्हारी प्रेगनेंसी में, और फिर भी तुम अपना ध्यान नहीं रख रही थी। तुम सिर्फ तुम नहीं हो, मेरी जान हो तुम, मेरी सांसें चलती हैं तुमसे। ये जानते हुए भी तुमने अपनी सेहत के साथ लापरवाही की। क्या तुम्हें भरोसा नहीं था हमारी मोहब्बत पर? क्या तुम्हें भरोसा नहीं था अपने नील पर? नील ने अपनी नम आँखों को किसी तरह अंदर ही सोखते हुए उससे पूछा। दृष्टि ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उसे कुछ कहने के लिए अपना सिरनामे हिलाते हुए इशारा किया। भरोसा था आप पर भी और अपनी मोहब्बत पर भी कि आप एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके बिना अधूरी सी थी मैं। हमेशा मेरा ध्यान आप ही रखते आए हैं, तो खुद से अपना ध्यान रख भी नहीं पाई, लेकिन अब आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अपना भी ध्यान रखूँगी और मेरे पेट में पल रहे हमारे बच्चों का भी। ना ही इन्हें कुछ होने दूंगी और ना ही खुद को। दृष्टि ने उसके सीने से लगते हुए कहा। अब तुम्हारे इस प्रॉमिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा और हमारे बच्चों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है। आफ्टर ऑल आई एम गोइंग टू बी अ फादर, और वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें खुद का ध्यान रखने की क्या ज़रूरत? नील ने उसे खुद से अलग करते हुए पूछा, लेकिन उसका सवाल व्यर्थ ही गया, क्योंकि उसके सीने पर सिर रखते हुए दृष्टि गहरी नींद में जा चुकी थी। शायद दवाइयों का असर था कि वो यूं ही बैठे बैठे सो गई। नील ने उसे आराम से बेड पर लिटाया और उस पर चादर उड़ा दी। पहले जिस चेहरे पर थकावट और मायूसी थी, अब वो सुकून से लिप्त था। नील ने पहले उसके माथे पर हल्के से चूमा और फिर उसके पेट पर भी 2 बार किस्सी दी और बोला, सॉरी मेरे लिटिल हार्ट्स, पर आप दोनों का नंबर हमेशा आपकी मम्मी के बाद ही आएगा। सोई हुई दृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। शायद ये एहसास दिलों से जुड़े थे, इसलिए होश में ना होते हुए भी दिल में उतर जाते थे। रूम की लाइट्स ऑफ कर नील बाहर आ गया और सीधा रिसेप्शन पर चला गया। उसने वहां रखे फ़ोन से एक फ़ोन किया और वापस कॉरिडोर में आ गया। थोड़ी ही देर में एक शख्स उसके सामने था, जिसके हाथ में उसका न्यू फ़ोन, लैपटॉप और बाकी कुछ सामान था। नील ने वो सब सामान लिया और उस शख्स को जाने का इशारा किया। वापस कमरे में आ गया। दृष्टि अभी भी सो रही थी। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप ऑन कर उसमें कुछ काम करने लगा। देर रात तक वो लैपटॉप और फ़ोन पर बिजी रहा। इन 2 महीनों में उसके ऑफिस, उसके घर में जो भी हुआ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अब उसके पास थी। हॉस्पिटल में उसकी हालत को लेकर उसके डोनर तक की सारी डिटेल्स भी उसके सामने थी। कितना कुछ बर्दाश्त किया होगा तुमने मेरे लिए, किस किस हालत से गुजरी होगी तुम मेरे लिए। तुमने वीर से शादी तक की। जानता हूँ मौत से भी ज़्यादा दर्द हुआ होगा उस दिन तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे लिए वो दर्द भी बर्दाश्त कर लिया। नील ने दृष्टि के पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। उसकी दृष्टि कब इतनी स्ट्रांग बनी उसे भी पता नहीं था, लेकिन अब बस, अब और कोई दर्द या तकलीफ नहीं होने दूंगा। जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए, उसकी आंखें खून के आंसुओं से भर दूंगा। कितनी शिद्दत तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में है, उससे ज़्यादा शिद्दत से उन्हें मेरी नफ़रत मिलेगी। अब वक्त आ गया है उन गीदड़ों को बताने का कि जंगल का शेर एक बार फिर लौट आया है। जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त का फ़ायदा उठाया, अब उनका वक्त नील मल्होत्रा खुद बदलेगा। उसने अपनी लाल आंखें सामने स्थिर करते हुए कहा। गुस्से और कड़वाहट से चेहरा भी लाल हो चुका था और नसें तन चुकी थी। दर्द से भरी तिरछी मुस्कान चेहरे पर अपनी जगह बनाए हुए थी। दवाइयों के असर पर दृष्टि आराम से सो रही थी। तब तक नील ने पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ सब पता लगा लिया था और अपना काम भी करना शुरू कर दिया था। जब से उसने अपना नंबर फिर से ऑन किया था, तब से आदि ने उसके फ़ोन पर बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन नील ने उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया। आदि का दृष्टि के साथ जो बर्ताव था उसे उसके बारे में भी पता लग चुका था और इन सब का जवाब वो उससे मिलकर लेने वाला था। सुबह दृष्टि ने अपनी आंखें खोली तो नील उसकी साइड में बैठा बैठा सो रहा था। शायद वो उसके सिर पर हाथ फेरता फेरता सो गया था, इसलिए उसका हाथ दृष्टि के बालों में था।
दृष्टि ने हल्की सी अंगड़ाई ली तो नील ने झट से अपनी आंखें खोल दी। दृष्टि का वो बेदाग सा खूबसूरत चेहरा और उसके ऊपर प्रेगनेंसी का हल्का हल्का ग्लो था, उसे और भी ज़्यादा आकर्षित बना रहा था। नील ने उसे देखते ही झुककर उसके माथे को चूम लिया और फिर बारी बारी से उसके दोनों गालों पर भी अपने होठ रखे। एक नर्स आई और दृष्टि का चेकअप करने लगी और फिर नील की तरफ देखते हुए बोली, अब मैम बिल्कुल ठीक है, आप जाकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए, उसके बाद आपको डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। नर्स की बात सुनकर दृष्टि का चेहरा खिल उठा, लेकिन घर जाने की बात पर अचानक से ही उसकी आंखों के सामने उसकी और वीर की शादी के पल घूमने लगे। वो बिल्कुल स्तब्ध हो गई। जब नील को पता चलेगा कि उसने वीर से शादी की थी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसे समझेगा भी या नहीं, वो उसे माफ़ करेगा या नहीं, ये सोच सोच कर ही उसका दिल बेचैन होने लगा था। वो आंखों में नमी लिए नील की तरफ देखने लगी। नील उसे वॉशरूम से वापस रूम में ले आया और बेड पर बिठा दिया। तब तक नाश्ता भी आ चुका था। नील ने उसे खाना खिलाना शुरू किया। दृष्टि की आंखों में नमी देखकर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि दृष्टि इस वक्त क्या सोच रही होगी, क्योंकि जब से घर जाने की बात हुई थी तब से ही दृष्टि परेशान हो उठी थी। उसका चेहरा उतर गया था, लेकिन फिलहाल नील ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे खाना खिलाता रहा। दृष्टि भी बेमन से थोड़ा बहुत खा रही थी। थोड़ी ही देर में दृष्टि को डिस्चार्ज मिल चुका था। दृष्टि के लिए सारे डाइट चार्ट, दवाइयाँ और हल्की फुल्की एक्सरसाइज की लिस्ट बनवा ली थी, जिसे देखकर दृष्टि ने मुंह बना लिया था। लेकिन इससे नील को कुछ फर्क नहीं पड़ा। दृष्टि को आराम से गाड़ी में बिठाकर नील ने गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। पूरे रास्ते दृष्टि का दिल धक धक करता रहा। वो बेचैनी से उंगलियों को बार बार आपस में उलझा देती और फिर अलग कर देती। नील ने उसकी तरफ देखा और उसका एक हाथ कसकर अपने हाथों में पकड़ लिया। दृष्टि की बेचैनियों को थोड़ी राहत मिल गई, लेकिन अभी भी दिमाग में वही सोच जारी थी। सुबह सुबह वीर उठा और दृष्टि के कमरे में उसे चेक करने के लिए गया, लेकिन वहां पर नील और दृष्टि दोनों को ना देखकर उसके माथे पर शिल पड़ गए। जहां तक उसे पता था नील एक्सीडेंट से बच गया था और दृष्टि उसे ढूंढने गई थी, लेकिन उन दोनों के वापस ना आने पर अब उसका दिमाग घूमने लगा था। वो वापस से अपने कमरे में आया और सीधा शराब की बोतल लेकर सोफे पर बैठ गया। उसने किसी को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन उठाते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिना पिए ही उसका सिर चकराने लगा। रातों रात उसकी कंपनी के शेयर गिर चुके थे। उसके नशे की लत की वजह से वो पहले ही अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसकी कंपनी चल रही थी और अब रातों रात उसके पूरे शेयर्स गिरना उसके दिवालिया होने के बराबर था। तभी उसके फ़ोन पर उसके सब इन्वेस्टर्स के फ़ोन आने शुरू हो गए। एक के बाद एक उसका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था। उसने वो शराब की बोतल उठाई और ज़मीन पर दे मारी। इतने घाटे घाटे के बाद वो पूरी तरह से बौखला चुका था और यही कुछ हाल माया अग्निहोत्री और रंजीत वर्मा का था। जब से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी नील के नाम से वापस अपने नाम पर करवाई थी, उनके शेयर्स बड़ी मुश्किल से बाजार में टिके हुए थे। नील का नाम उनकी प्रॉपर्टी से हटने के बाद ही उसकी बिजनेस वैल्यू ज़ीरो हो गई थी, लेकिन अब रातों रात बिल्कुल कंगाल हो जाना उनके लिए किसी सदमे जैसा था। पूरे टीवी और सोशल मीडिया पर उनके बैंकक्रप्ट होने की खबरें चल रही थी। जो इन्वेस्टर थे वो भी बार बार उन्हें अपने पैसों की भरपाई के लिए फ़ोन कर रहे थे। दृष्टि के हाथ अपने हाथों में थामे नील ड्राइविंग किए जा रहा था। जब उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया, सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान तैर गई। सिर पोके का जवाब देकर उसने फ़ोन काट कर साइड में रख दिया। अपने दुश्मनों को हराना नील मल्होत्रा बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो वार ऐसा करता है कि बदले में सामने वाले की औकात ना रहे पलटवार करने की। नील ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को दृष्टि पड़ने की कोशिश कर रही थी। आप ठीक हैं ना? उसने बड़ी धीमी आवाज़ में पूछा। नील ने नजरें उसकी तरफ घुमाई और मुस्कुराते हुए उसका हाथ और ज़्यादा कस लिया। अब सब कुछ ठीक ही होगा। उसके हाथ को अपने होठों से हल्के से छूकर उसे अपने सीने से लगाते हुए उसने जवाब दिया। दृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक साथ बिजनेस वर्ल्ड में इतना उतार चढ़ाव होने के कारण सिर्फ मल्होत्रा मेंशन में ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी। इतना ही काफ़ी था बताने के लिए कि जब शेर जागता है तो पूरा जंगल उसकी दहाड़ से गूंज उठता है।
जैसे ही गाड़ी घर के बीचों बीच पार्क में आकर रुकी, दृष्टि का दिल और भी ज़्यादा बेचैन हो उठा। नील गाड़ी से बाहर निकलने लगा तो दृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसकी तरफ देखने लगी। क्या हुआ? नील ने उसे देखकर भौहें उचकाते हुए पूछा। दृष्टि के चेहरे के भाव उसके अंदर मची हलचल को साफ बता रहे थे। मुझे आपको कुछ बताना है, उसने बड़ी ही हिम्मत बटोर कर नील को देखते हुए कहा। तुम्हारे शब्दों की ज़रूरत मुझे ना कल थी और ना आज है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे दिल और दिमाग में चल रही सब बातों की चुगली मेरे पास कर देते हैं। नील ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पर फिर भी कुछ बातें हैं जो आपको बतानी ज़रूरी है। अब उसके बाद दृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि नील ने उसकी बोलती बंद कर दी। उसकी वो प्यास जिसकी तलब उसे ना जाने कब से थी, वो हौले हौले शांत हो रही थी। उसका हाथ अभी भी नील के हाथ में था और उसकी उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों पर कसती ही जा रही थी। कुछ पल उसे बेतहाता शिद्दत से चूमने के बाद नील उससे अलग हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर सुकून बिखरता दिखाई दे रहा था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे बेचैन दिल को करार दिलाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी? उसकी बातें सुन दृष्टि की आंखें नम हो गई। अब उसे गिल्टी फील होने की उसने सोच भी कैसे लिया कि नील का भरोसा उस पर से डगमगा जाएगा। उसके आंसू गाल पर लुढ़कते उससे पहले ही नील ने उन्हें अपने होठों से पी लिया और बोला, प्यार के बदले प्यार दिया जाता है, रोया नहीं जाता। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने नम आंखें झपका दी और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ पूरा चेहरा अपनी मोहब्बत से भिगो दिया। उसके पूरे चेहरे को अपनी मोहब्बत से भिगोने के बाद दृष्टि ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा तो नील ने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किए और उसकी तरफ देखते हुए धीमी और प्यार भरी आवाज़ में बोला, आज के बाद तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में इन आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन आंखों में अगर मुझे कुछ दिखाई दे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए प्यार होना चाहिए। उसकी बात सुनकर दृष्टि के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। नील अपनी साइड से उतरकर उसकी तरफ आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, चले रानी साहिबा। थोड़ी ही देर में वो लोग घर के मेन गेट के अंदर दाखिल हुए। वीर जो बिल्कुल नशे में चूर था अभी सीढ़ियां उतरकर हॉल की तरफ ही आ रहा था। दृष्टि को अपने सामने देखकर वो बौखला गया। अपने बिजनेस की डूबती नैया को देखकर उसका दिमाग पहले ही घुमा हुआ था और दृष्टि को नील के साथ देखकर वो उसके गुस्से का पारा और भी ज़्यादा हाई हो गया। वो तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी बाँह को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, कहाँ थी तुम रात भर? हाँ, कहाँ थी? अपने उस आशिक को बुलाकर उससे मुझे पिटवा कर उसी के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई थी ना? उसके यूं एकदम खींचने की वजह से नील के हाथों से उसकी पकड़ ढीली हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ छूटने लगा नील ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और नज़रें बाज की तरह तेज नज़रों से वीर पर टिका दी। दृष्टि की दर्द से आ निकली तो नील के दूसरे हाथ की मुट्ठी भी बंद हो गई। माया अग्निहोत्री भी अब तक वहां पर आ चुकी थी। वो जल्दी से दृष्टि के पास आई और उसका हाथ वीर के हाथों से छुड़वाते हुए बोली, इस नशेड़ी की बात बाद में सुनना, पहले तू मेरी बात सुन। अभी के अभी नील की कंपनी को मेरी कंपनी के साथ मर्ज कर, ना जाने कौन सी पनौती आ गई है मेरे पर जो बैठी बैठी कंगाल होती जा रही हूँ। अगर तूने अभी के अभी उसकी कंपनी के आधे शेयर मेरे नाम नहीं किए तो तुझे और तेरे इस पागल का मैं वो हाल करूँगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐ बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी का हाथ मेरे हाथों से खींचने की? कहते हुए वीर ने उसका हाथ फिर से अपने हाथों में खींच लिया। इस बुढ़िया के साथ क्या करना है क्या नहीं वो तू बाद में सोचना, पहले मुझे ये बता कि तू पूरी रात कहाँ पर थी, किसके साथ मजे ले रही थी, अपने आशिक के साथ या इस पागल के साथ? वैसे तो बड़ी सती सावित्री बनती है, मेरे सामने मैं हाथ लगाऊं तो तुझे करंट लगता है, और जब किसी और के साथ आशिकी करनी है तो मैडम को घर आने का होश ही नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही नील की मुट्ठी खुल चुकी थी और एक बार फिर कसते हुए सीधा वीर के चेहरे पर पड़ी। जब माया और वीर दोनों दृष्टि से बदतमीजी कर रहे थे तो उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। आंखें उन दोनों पर ऐसी टिकी हुई थी जैसे एक शेर की उसके शिकार पर।
जैसे ही नील का मुक्का वीर के चेहरे पर पड़ा, उसका चेहरा बिगड़ता हुआ दूसरी तरफ झूल गया और होठों से खून का फव्वारा छूट पड़ा। नील को इस रूप में देखकर माया और वीर दोनों की आंखें बाहर निकलने को हो गई। कल कहानी का लास्ट पार्ट है, तो आप लोग कहानी के 2 पार्ट को एंजॉय कीजिए और कहानी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं बार बार एक ही बात कहना नहीं चाहती हूँ, मैं कहानी को कंप्लीट कर दे रही हूँ, पर सच में इस कहानी ने मुझे बहुत निराश किया। कहानी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बिल्कुल भी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, कल कहानी का अंतिम पार्ट है। अंतिम पार्ट पर आप लोग अपना कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि ओवरऑल पूरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।